मैं आतमजीत सिंह साहब, अब आपसे एक चीज समझ लें, क्योंकि आंकड़ों के जरिए जरा ये समझा दीजिए कि अभी जो एफडीआई का ऑल टाइम, मतलब ये साफ साफ दिख गया, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हम लोग को बताया जाता था कि भाई शेयर मार्केट अच्छा कर रहा, शेयर मार्केट अच्छा कर रहा, ये अच्छा कर रहा। आप सब कुछ देख रहे हैं कि इस समय हम थोड़े मुश्किल हालात में हैं। हमारी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए थी। शायद हम उससे ध्यान हटाने के लिए अपनी प्रायोरिटी को युद्ध में, हमें हमें शायद युद्ध की बातें करते रहना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जो ट्रंप जो भी स्टैंड ले रहे हैं, उसमें आज नहीं तो कल भारत को अपने स्टैंड पे खड़े होना पड़ेगा। मतलब दे हैव टू हैव देयर ओन स्टैंड, जो नहीं नजर आ रहा है। और हम चीन से भी अपनी कुछ क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं। एक जनरल पूरे देश में वातावरण ये बना हुआ है कि हम चीन के सामानों को बायकॉट करो, टर्की के सामान को बायकॉट करो, और कहां कहां के सामान को बायकॉट हम नहीं कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में हमारे आर्थिक उसको बहुत बुरी तरह से हिट कर रहा है, और हम इस समय शायद इस स्थिति में नहीं है कि और हिट ले पाए। एग्रीकल्चर के जो आंकड़े हैं, जो रोजगार के आंकड़े हैं, उसमें हम बहुत ही मुश्किल स्थिति में। जरा इसको आप आंकड़ों के जरिए जरा समझा दीजिए कि ये अमेरिका की धमकी का हो क्या रहा है। जी आनंदवर्धन जी, जो आपने भारत की बात की, तो भारत की अर्थव्यवस्था का और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अगर आप नेट आंकड़े देखना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। हमारे देश में 96% हमारी नेट एफडीआई जो है वो परमानेंट हो गई। और उसका अगर आंकड़ा देखें तो आज इस साल की हमारी जो एफडीआई है वो 353 मिलियन डॉलर पर मात्र है। और इसको अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की एफडीआई 42 बिलियन से ज्यादा है, करीब 44 बिलियन की उनकी एफडीआई टोटल है। तो नेट एफडीआई की बात कर रहा हूं, हमारी नेट एफडीआई 353 मिलियन है। अब पिछले साल हमारी कितनी एफडीआई थी? हमारी 10 बिलियन का जो निवेश, मैं ये दर्शकों को बता दीजिए, करीब 0.34 बिलियन हुआ, 0.34 बिलियन, क्योंकि समझ के लिए उनको 0.353 मिलियन होता है। 100 मिलियन का 1 बिलियन होता है, तो सॉरी 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, तो 353 मिलियन मतलब 0.35 बिलियन हो गया। तो इतनी तो हमारी अब जो नेट एफडीआई वो आ गई है, क्योंकि हमारी जो स्टॉक मार्केट्स है जिनका आपने जिक्र किया, और जहां उनकी करेक्शन आती है वहां एफपीआई पुल आउट कर रहे हैं। करीब 42 बिलियन डॉलर की तो पुल आउट जो है वो एफडीआई ने कर दी है। और जो हमारी डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज है वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर लेके जा रही हैं, क्योंकि इस ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग कहीं भी साथ में नहीं खड़े। अब उसका उदाहरण मैं आपको एप्पल से भी दूंगा, पहले मैं एफडीआई की बात कर लेता हूं। ये जो डिक्रीज है ये अभी 2 साल में 3 साल में नहीं हुआ, ये 2015 से चल रहा है। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की जो नीतियां थी वो प्रोडक्शन को लेके आना, हिंदुस्तान में टेक्निकल कोलैबोरेशन करना, प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना और भारत में जॉब्स जनरेट करना, ये प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ये हमारा वहां पे विकास का मॉडल था। मोदी साहब जब 2014 में आते हैं तो उनका विकास का मॉडल हो जाता है ट्रेडिंग का, कि चाइना से इंपोर्ट करो, उसमें 2-4 पैसे की वैल्यू ऐड करो, 5-7 सेंट की वैल्यू ऐड करो, और उसको यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में डॉलरों में, पाउंड में और यूरो में बेच दो। एक तरीके से ट्रेडिंग बिजनेस उन्होंने खोल दिया। उसमें अदानी आ गए, अंबानी आ गए। क्रूड की रिफाइनरी आपने देखा किस तरीके से $50 का क्रूड आता है, उसको रिफाइन करके उसका एसीजेड बना दिया। गोडा का एनर्जी पावर प्लांट बांग्लादेश, जहां जहां देशों में गए, श्रीलंका, कीनिया, बांग्लादेश, वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की और अदानी को सौंप दिया, जाओ तुम यहाँ पावर बेचो, यहाँ पोर्ट बनाओ। श्रीलंका का पोर्ट प्रोजेक्ट हो, हाइफा का पोर्ट प्रोजेक्ट हो, चाहबार का पोर्ट प्रोजेक्ट हो, वियतनाम का पोर्ट प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मुंद्रा पोर्ट में आवागमन जो होना है शुरू हो गया। खाद्य का तेल आना है तो वो भी वहां से आना है, डिफेंस के इक्विपमेंट आने हैं तो वो भी वहां से आने हैं, ड्रोन बनाने तो वो भी अदानी साहब बनाएंगे। तो एक तरीके से आपने वित्त पोषण कर दिया सिर्फ 2 कंपनीज का, हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी थी वो 2014 से चली आ रही है। अब नॉर्थ ईस्ट समिट में भी आपने ये अनाउंस कर दिया कि जो अदानी अंबानी है वही नॉर्थ ईस्ट का भी कारभार संभालेंगे। एक ने कह दिया मैं 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट असम में लेके आया हूं, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और स्टेट्स में ले आऊंगा। वही अंबानी साहब ने कह दिया कि मैं भी 75,000 करोड़, मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमिटमेंट कर लूं। दोनों ने मिलकर कर दी, क्योंकि और किसी की हिम्मत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि आप एसबीआई कंसोर्टियम हो, एसबीआई लेड कंसोर्टियम हो, पब्लिक सेक्टर बैंक लेड कंसोर्टियम हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, आपने सब चीजों को कह दिया कि जिसको पैसा देना है अदानी अंबानी पे लगा दे पैसा, क्योंकि हम इन्हीं को सब कुछ देंगे, बाकी दोनों की बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज थी नॉर्थ ईस्ट की, बाकी सीमेंट कंपनियों, उनको खरीद खरीद के आपने अदानी को सौंप दिया। हमारा निवेश जो था, जैसे हॉलचिम सीमेंट थी, हॉलचिम सीमेंट एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था उसका,
उसने क्यों एसीसी अंबुजा सीमेंट को जो है वो अदानी को बेच के निकल गए? क्यों 11 एयरपोर्ट जो है उनको संचालन के लिए दे दिए? क्यों जीवीके को आपने बाहर कर दिया? क्यों आपने सारे काम अदानी को सौंप दिए? तो बात ये खड़ी हो जाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप बेसिकली एक ट्रेडिंग ग्राउंड बना रहे थे जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा के आप उसमें से अपने आप को विकासशील, क्या विकसित भारत की परिकल्पना में आप अपने आप को सम्राट की भूमिका में निभाना चाहते थे। अब आपने आज आईफोन की बात की, तो मैं आईफोन पे थोड़ा सा बात करूंगा। भारत में निर्मित जो आईफोन है, भारत कितना भारतीय है इस पर भी बात हो जानी चाहिए। कितने कंपोनेंट्स हैं उसके जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं? आप मुझे बताइए, क्या एप्पल भारत में आईफोन की असेंबली में उसके चिपसेट यहां बनते हैं? क्या उसका कैमरा सेंसर यहां बनता है? क्या उसका डिस्प्ले यहां बनता है? क्या उसका बैटरी यहां बनता है? उसका कुछ भी यहां नहीं बनता है। एप्पल 2017 से भारत में आईफोन की असेंबली कर रहा है, जिसमें तमिलनाडु श्री पेरुम्बदूर में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, कर्नाटक में होता है टाटा ग्रुप की वेस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन की फैक्ट्री जो है वो असेंबली का हिस्सा है। 2024 में एप्पल ने भारत के वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 14% हिस्सा हिंदुस्तान में बनाया, और 2025 तक इसे 25% तक ले जाने का लक्ष्य, मतलब 75 से 90% पार्ट्स अभी भी चाइना से आ रहे हैं। तो आप चाइना पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और कहीं नहीं जा सकते। और टिम कुक भी जो कह रहे हैं कि मैं भारत में मैन्युफैक्चर करूंगा, ये मेक इन इंडिया का सिर्फ ठप्पा लग रहा है। प्रोडक्ट सारा चाइना का है। आज भी आपका चाइना से इंपोर्ट 100 बिलियन से ऊपर है, उससे कम नहीं जाएगा। हो सकता है 120 बिलियन हो जाए। तो चाइना को तो लाल आंख आप दिखाई नहीं सकते। दूसरी आपको मैं बात बताता हूं पीएलआई की। पीएलआई में अगर मैं इसका आंकड़ा निकालूं तो पीएलआई रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट अभी तक फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन को हुआ है, टोटल 6600 करोड़ रुपए का टैक्स का पैसा उनको पीएलआई के तहत दिया गया है 2022-23 से लेकर 2024-25 तक। 2023-24 में फॉक्सकॉन को 2450 करोड़ रुपए दिए गए एज इंसेंटिव टू असेंबली हियर, जिसका 90% पार्ट जो है वो चाइना से आ रहा है। मतलब आप लेबर को भी इंसेंटिवाइज और सब्सिडाइज कर रहे हैं कि आप यहां मैन्युफैक्चर कीजिए ताकि हमारी जान बचे। सैमसंग को इस साल आपने 958 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, और एक 23,000 करोड़ की इंसेंटिव पॉलिसी आप लेके आए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एप्पल सप्लायर्स को दी जाएगी। 23,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, और जिसमें एक भी पार्ट भारत में नहीं बनता है। तो ये तो एक तरीके से आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जो यूरोपियन इंपैक्ट था, उस तरीके का इंपैक्ट कहीं चाइना भारत पे डाल रहा है। और चाइना एक्नॉलेज करता है कि उसने चाइना में 28 मिलियन वर्कर्स 2008 से लेके 2025 तक ट्रेन किए हैं। और 28 मिलियन, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी बता देंगे कि कैलिफोर्निया की टोटल लेबर फोर्स 28 मिलियन नहीं है, पर चाइना ने ट्रेन किए हैं, एप्पल ने ट्रेन किए हैं चाइना में इनके लोग। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेक इन इंडिया सिर्फ बॉक्स पे लिखा है। हो सकता है मोदी जी की फोटो भी लग जाए थैले पे कि टिम कुक ने ट्रंप की धमकी नहीं सुनी और मोदी जी के नेतृत्व में आईफोन मेक इन इंडिया बना। पर मेक इन इंडिया वो कैसे बना, उसके पार्ट्स कहां से आए, किसको कितना प्रॉफिट मिला, चाइना तो कमा के निकल गया, आपकी सिर्फ फोटो लगे क्योंकि आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं। तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो इस तरीके की सब असेंबलीज, लास्ट माइल असेंबलीज, इसको लेकर रघुराम राजन भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या आप कह लीजिए कि कॉपीराइट्स के क्षेत्र में, या ट्रेडमार्क के क्षेत्र में, या चिपसेट्स बनाने के क्षेत्र में, हम कहीं भी नहीं खड़े हैं। हम सिर्फ माल खरीद रहे हैं, उसमें 2 पैसे की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा रहे हैं, उसको आगे बेच रहे हैं। वियतनाम, कंबोडिया से भी बुरा हाल है हमारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी जो 2.5% होता था वो मात्र 0.5% रह गया है। तो मेक इन इंडिया का टाइगर कहां गया, स्टार्टअप इंडिया कहां गया, डिजिटल इंडिया कहां गया? ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइजेस रह गई। और इन्हीं पीआर एक्सरसाइजेस को करके देश की जो 90% जनता है जो साक्षर नहीं है, जो इन चीजों के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाती, जो 3-13 के चक्कर में रहती है, वो क्योंकि अपने बच्चों के लिए फीस बढ़े, महंगी फीस बढ़े, अपने बुजुर्गों की हेल्थ एक्सपेंसेस को देके, या वो इन सब चीजों में पड़े, तो इसलिए इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को व्यस्त करके कि वो हेल्थ, एजुकेशन, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, उसी लाभार्थी वर्ग में सबको शामिल कर दो और अपना सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ। और उसी का कारण है कि इनकी इनफेलेबिलिटी में इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि चाइना खड़ा है वहां पाकिस्तान के पीछे। आप उनको बता के मिलिट्री को वहां अटैक नहीं कर सकते कि आप जाएंगे रातों रात आप बम गिरा देंगे और वापस आ जाएंगे और वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तो एक्सपोज हो ही गए। अब यहां से टीम बना बना के भेज रहे हैं
वो कहीं कॉन्गो, कहीं सियरा लियोने, कहीं और देशों में। क्यों भाई? आपको अगर अपना डंका पीटना ही था तो आप यहां से पीटेंगे तो अमेरिका तक आवाज जाएगी। क्या सऊदी अरेबिया का शेख वहां जाके कॉन्गो में और साउथ अफ्रीका में जाके अपना डंका पीटता है? तो इस तरीके की नीतियां हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जनता इन चीजों को एक दिन सुनती है, अगले दिन भूल जाती है। मेमोरी बहुत लो है, तो हम लोगों का काम है, हम रेगुलरली इन बातों को कहते रहते हैं। इसमें कई सारे परतें और मायने हैं जिनको अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसमें जनता को पता लगेगा कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी आनंद वर्धन।